रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है शफलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब किसी कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी शफल होती है या चेंज होती है, रीअरेंज होती है, तो उसको कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। भारत में क्या है, रीऑर्गेनाइज करने के कई तरीके हैं। या तो आप अपनी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी से अमालगमेशन करवा देते हो। क्या करवा देते हो? अमालगमेशन। या तो आप करवा देते हो मर्जर, या तो आपकी कंपनी का हो जाता है टेक ओवर। क्या हो जाता है? टेक ओवर। टेक ओवर हो जाता है। या तो आपकी कंपनी का होता है डीमर्जर। ठीक, अब इनका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से बनता रहे। जैसे अमालगमेशन वर्ड जब यूज किया जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दो कंपनियां हैं, ठीक है, दोनों अपनी एसेट एंड लायबिलिटी मिलाकर एक न्यू कंपनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो है इनको हम बोलते हैं अमालगमेटिंग कंपनी, ठीक है। और जो रिजल्ट में निकल रही है उसको बोलते हैं अमालगमेटेड कंपनी। ठीक, तो अब यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी की शफलिंग कैसे हुई समझो। जैसे इस कंपनी का नाम ए लिमिटेड था और इस कंपनी का नाम बी लिमिटेड था, तो अभी तक दोनों की एसेट एंड लायबिलिटी सेपरेट थी। सही बात है, गलत बात है? हाँ। अब क्या हुआ, जब अमालगमेशन हुआ तो दोनों ने ही अपनी एसेट एंड लायबिलिटी मिला ली। तो अब एक न्यू कंपनी में इन दोनों की एसेट एंड लायबिलिटी आ गई। तो एक तरह का रीऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, ये बताओ। ये हाँ। है ना। अब एक नई बैलेंस शीट बनेगी जिसमें दोनों की एसेट साथ में दिखेगी, दोनों की लायबिलिटी साथ में दिखेगी, वो भी नई कंपनी के नाम से। कितना क्लियर है? यस सर। समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गया। दो कंपनियां हैं, दोनों मिलकर अपना एग्जिस्टेंस खत्म करके एक नई कंपनी बना रही है सी लिमिटेड नाम की। तो दोनों की ही एसेट लायबिलिटी मिल जाएंगी और एक नई कंपनी पैदा होगी जिसका नाम है सी लिमिटेड। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट होता है मर्जर। मर्जर का मतलब होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी में पूरी तरह से मिल जाना। तो यहाँ पर जो मिल रही है उसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, और ये जिस कंपनी में जाकर मिल रही है उसे मर्ज होना मतलब खत्म होना होता है, मतलब किसी और में मिल जाना। तो जब एक कंपनी अपनी सारी एसेट एंड लायबिलिटी लेकर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है, तो उसे हम मर्जर कहते हैं। तो जो कंपनी अपनी एसेट एंड लायबिलिटी को पूरी तरह से दे दी किसको, ट्रांसफरी कंपनी को, उस कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। तो जैसे ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। अब मर्जर में अगर मैं बोलता हूँ ए लिमिटेड मर्ज हो रही है बी लिमिटेड से, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और जो सरवाइव तो ये करेगा, मतलब हाँ बेटा बोलो। होली सब्सिडी हो जाएगी ना फिर ये? सब्सिडरी नहीं, कंपनी खत्म हो गई, अपनी सारी एसेट लायबिलिटी हमने ट्रांसफरी कंपनी मतलब बी लिमिटेड के नाम कर दी। अब हमारा कभी कहीं नाम ही नहीं आएगा। और वो अमालगमेशन में जो दो तो दोनों अमालगमेटिंग खत्म हो कंपनी था। गई है, वो खत्म होके एक तीसरी बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पर एक कंपनी ने अपनी सारी एसेट लायबिलिटी जब पूरी तरह से दूसरी कंपनी को दे दी, तो ये मर्जर है। तो आप बताओ, आपको इसमें एक अमालगमेशन और कंपनी मर्जर में बनती है। डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ। हाँ। अच्छे से क्लियर हो रहा है अमालगमेशन मर्जर? यस सर। तीसरी चीज जो होती है बेटा वो होती है टेक ओवर। क्या होती है? टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है एक कंपनी होती है, ठीक है, जिसको हम एक्वायरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायरर। और दूसरी होती है टारगेट। तो एक्वायरर वो होता है जो टारगेट कंपनी के सारे शेयर्स या वोटिंग राइट खरीद लेता है और इस कंपनी पे कब्जा कर देता है। देखो, किसी भी कंपनी में ओनर बनने का तरीका क्या है? शेयर खरीदना ही तो तरीका है ना। तो अगर मैं आपकी हाँ। कंपनी में मेजोरिटी शेयर खरीदूं तो आपकी कंपनी अब किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ। तो मैं एक्वायरर हूं और आप कौन हुए? टारगेट। कितना क्लियर है ये बताओ? आपको समझ आया कि नहीं आया? तो देखो, हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। अमालगमेशन में दो कंपनी मिलकर जब नई कंपनी बना रहे थे तो एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आया। मर्जर में एक कंपनी पूरी एसेट एंड लायबिलिटी को शिफ्ट कर दे रही है किसमें? दूसरी कंपनी में, देन अगेन चेंज आया। जब मैं किसी कंपनी में टेक ओवर कर देता हूं तो उसकी एसेट मेरी एसेट हो जाती है, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी हो जाती है। सही बात है, गलत बात है? हाँ। और चौथा होता है डीमर्जर। डीमर्जर मतलब स्प्लिट होता है। जैसे पहले कंपनी थी हीरो होंडा, एक साथ होती थी, तो इनकी बैलेंस शीट जब बनती थी तो हीरो होंडा की सारी एसेट एंड लायबिलिटी होती थी। फिर ये बाद में स्प्लिट हो गए, हीरो मोटोकॉर्प अलग हो गया
और होंडा अलग हो गई, तो दोनों टूट गए। टूटने पर अब हीरो मोटोकॉर्प की बैलेंस शीट अलग बनती है, एसेट एंड लायबिलिटी अलग है, होंडा मोटर्स की एसेट एंड लायबिलिटी अलग है। इसे डीमर्जर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीमर्जर। तो अब आप बता दो मेरे को, ये चार टर्म आपको समझ आए कि नहीं आए? आपको ये चारों टर्म समझ, बाकी सब लोग बताओ मेरे को, टर्म समझ आए कि गए सिर के ऊपर से? ईमानदारी से बोलो। आ गए सर। अच्छे से आ गए। तो ये हर सिचुएशन में क्या होता है बेटा, एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। तो इसको लेकर जो हमारा कंपनीज एक्ट है, जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है, ये कहता है कि जैसे आपको इंडिया में मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर या जैसे डी मर्जर कुछ भी करवाना हो, तो उसके लिए जो इसने प्रिस्क्राइब सेक्शन बनाया है वो सेक्शन 230 से लेकर 240 तक है। कहां से कहां तक है? 230 से 240। 230 से 240 तक इसका सेक्शन है। अब सवाल ये कि हमको क्या पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो हमको सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि कभी भी जैसे आप किसी भी तरह का रीऑर्गेनाइजेशन करते हो, अगर आप मैं वर्ड यूज करूंगा तो आप इसका मतलब समझ गए हो ना? हाँ। या तो मर्जर होना, या तो अमालगमेशन होना, या तो टेक ओवर होना, या तो डीमर्जर होना। ठीक बात है। जब भी किसी प्रकार का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो इस पे सबसे पहली चीज हमको पढ़नी होती है, रूल्स एंड लॉज कौन से एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से नियम इस पर एप्लीकेबल होते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है बेटा, जो हमको पढ़ना होता है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो जैसे आपका कभी भी याद रखो, मर्जर या अमालगमेशन हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है, तो अलग अलग तरह के लॉज आप पर अप्लाई होते हैं। जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट तो अप्लाई होगा ही होगा, सही बात है गलत बात है? हाँ। क्योंकि आपकी कंपनी मर्ज या अमालगमेट हो रही है, तो ये तो अप्लाई होगा ही होगा। साथ ही साथ आप पर दूसरे लॉज भी लगते हैं, जैसे आप पर इनकम टैक्स एक्ट लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का फायदा आपको मिलता है। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, मैं ये बोलता हूँ ये लॉस मेकिंग है, अभी क्या है? लॉस मेकिंग। अब जब होगा क्या, ये एक ऐसी कंपनी में जाके मर्ज होगी, जैसे बी लिमिटेड में जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इसका जो प्रॉफिट है उसमें से आपका जो लॉस है वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। तो इससे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, टैक्स किस पर देता है? प्रॉफिट पे देता है। अब आपने जब किसी कंपनी को मर्ज किया तो उसके लॉस को आप अपने लॉसेस पे दिखा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। और प्रॉफिट रिड्यूस हुआ मतलब आपको इनकम टैक्स में क्या फायदा मिल रहा है? कम टैक्स दिखाना पड़ेगा। कितना क्लियर हुई मेरी बात? अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? पूरा सर। सर। अच्छे से आया? भाई सीधे लॉजिक वाली बात है ना। आप प्रॉफिट कमा रहे थे, ज्यादा टैक्स बटा रहे थे। जब एक लॉस मेकिंग कंपनी को आपने अपने साथ मर्ज किया तो उसके लॉस को आप अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर पा रहे हो, जिसके कारण आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट लगा, ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। देन उसके बाद क्या होगा कि आप पर इंडियन स्टैम्प एक्ट भी लगेगा। इंडियन स्टैम्प एक्ट क्यों लगेगा? क्योंकि जब आप एसेट एंड लायबिलिटी का ट्रांसफर करोगे तो स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी। वैसे ही आपकी क्या होगी, आपकी जो एसेट्स है आपकी कंपनी की, ये ट्रांसफर हो गया। शाम को भी पढ़ना है ना अपने को, है ना? हाँ सर। ठीक। और एक और ऑल्टरनेट टाइम, अगर शाम को ना पढ़ पाओ या ऐसा कुछ लगे तो अभी तुम 11 बजे भी पढ़ सकते हो। 11 बजे तो टैक्स सर उस टाइम तो टैक्स का क्लास खत्म होता है सर। फिर शाम को ही पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो देखो एसेट ट्रांसफर करते हो तो इसमें भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी। तो आप पर स्टैंप एक्ट भी अप्लाई हो गया। सही बात है गलत बात है? आपको समझ आ रहा है कौन कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? अच्छा, व्हाट इज स्टैंप? तो आप जो कोर्ट से स्टैंप पेपर खरीदते हो, वो खरीदने पर आप गवर्नमेंट को ही पैसा पे करते हो, तो स्टैंप ड्यूटी कहा जाता है उसको। तो आप जब भी कोई एसेट या प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करोगे दूसरी कंपनी में तो स्टैंप पेपर तो लगेगा ही, इसलिए स्टैंप एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। कितना क्लियर है? हाँ सर। देन उसके बाद हमारे देश के जो मार्केट्स हैं
उनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ है वो है कंपटीशन एक्ट 2002। आप बिजनेस ही तो कर रहे हो कंपनी चला के, तो आपका बिजनेस मार्केट में ही चलता होगा, तो उस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए होता है कंपटीशन एक्ट 2002, जिसमें जो प्राइम बॉडी है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ अब आप इंडिया। समझना हो क्या रहा है मेरी बात को। आप अभी एक अकेली कंपनी थी ए लिमिटेड, मार्केट में आपकी डोमिनेंट पोजीशन थी। कैसी पोजीशन थी? डोमिनेंट मतलब अच्छा खासा मार्केट पे प्रभाव रखते थे आप। अब क्या हुआ, आप एक दूसरी कंपनी जिसका नाम बी लिमिटेड है उसके साथ मर्ज या अमालगमेट हो रहे हो, ये भी मार्केट में डोमिनेट करता था। ठीक, अब हो क्या रहा था, अभी अलग अलग थे, लेकिन अगर तुम मिल जाओगे और ए बी लिमिटेड हो जाओगे तो कहीं ना कहीं खतरा यह है कि मार्केट में तुम मोनोपोली कर सकते हो। सही बात है गलत बात है? आपको मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आप मार्केट पे कब्जा कर लोगे पूरा, फिर बाकी कंपटीटर को मौका नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सीसीआई। सीसीआई परमिशन देगा कि तुम एक साथ मिल सकते हो, तभी तुम मिलकर काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी टेलीकॉम कंपनीज देश में कौन कौन सी हैं? जियो, हाँ, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, आइडिया, वीआई हो गया ना, हाँ, है ना। ये वीआई ने पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मर्जर की अप्रूवल दी थी, पता है? इन्होंने बोला था कि अगर हम मिल भी जाते हैं तो हमसे डोमिनेट करने वाले लोग मार्केट में अभी भी है, तो हमारी मोनोपोली नहीं हो पा रही है, हम तो इनको तगड़ा कंपटीशन दे पाएंगे अगर हम दोनों जुड़ पाते हैं तो, इसलिए इनको अप्रूवल दे दी गई। सपोज करो अभी जियो बोले कि वो एयरटेल के साथ मिल जाएगा, तो इनको अलाउ किया जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं अकेला एक सर। छत्र राज कर देंगे, मोनोपोली कर देंगे। कितना समझ में आई मेरी बात आपको? पूरा। अब आंख बंद करके बताओ कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं जब आप मर्जर या अमालगमेशन करवाते हो, तो बोलो कौन कौन से। सबसे इंडियन पहला कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। अच्छे समझ आया कि नहीं आया भैया, ये बताओ। आ गया सर। अब सपोज करो आपकी अगर फॉरेन कंपनी है, तो हमारे देश में अगर आप फॉरेन कंपनी से मर्ज और जोड़ना चाहते हो तो जो रूल है वो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या? फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि भाई फॉरेन आप एक्सचेंज फॉरेन मैनेजमेंट कंपनी से एक्ट। जुड़ोगे तो वहां से पैसा हमारे देश में आएगा ना, सही बात है। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी लग जाता है। तो ऐसे 15 से 20 लॉज हैं जो लगते हैं, मेनली हमको 5 से 6 अपने पढ़ाई के हिसाब से करने हैं। अब बताओ आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब ये देख लो, यहाँ पर एक बार पढ़ देते हैं जो जो लॉस की हमने बात करी, हमको यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं। इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया, हाँ, स्टैम्प एक्ट हमने पढ़ा, यस, कंपनीज एक्ट पढ़ा, हाँ, कंपटीशन एक्ट पढ़ा, हाँ, बीच में क्या बचा? सेबी एलओडीआर रूल। ये किसके लिए लगेगा? जब आप जिसके साथ मर्ज हो रहे हो, अमालगमेट हो रहे हो, कंपनी कैसी है? लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी है लिस्टेड, तब ये रूल अप्लाई होगा, और अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो ये रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? फोर्थ पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है? SEBI सेबी क्या substantial लिखा है? acquisition of shares and takeover regulation. acquisition of shares and takeover. यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ याद रखो, फॉर टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी ओनली। आप यदि किसी शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? Listed company का takeover. तो उस पर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन, इसको शॉर्ट में SAST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SAST. SAST रूल लग जाता है, ये याद रखना। आपको बस ये बात याद रखनी है कि कंपनी कैसी होनी चाहिए? लिस्टेड। और अगर अनलिस्टेड हुई सर तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सेक्शन 235 लगता है। क्या लगता है? 235. इसको ना रट डालना कि मैं अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करने जा रहा हूं, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी SAST के रूल मानेंगे। किसके रूल मानेंगे? SAST। और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 235. 235। 235. ध्यान रहेगा ये आपको?
हाँ सर। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप धड़ाधड़ पढ़ लोगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट जो मैंने समझाया डिट्टो वही मिलेगा आपको। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का या एग्जेम्पशन आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट एलओडीआर क्या बोलता है कि लिस्टेड कंपनी को अगर मर्ज या अमालगमेट होना है तो इसको जाके पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन लेटर देना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं स्टॉक एक्सचेंज से देगी। स्टैंप एक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी। ठीक है। हाँ एसएएसटी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदोगे तो शेयर बाजार में हर चीज बताना जरूरी होता है, तो टेक ओवर कोड जो है वो एसएएसटी है। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। अच्छा, उसका कंपटीशन एक्ट में क्या होगा? आपको किससे परमिशन लेनी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन। पीसीआई। कितना हाँ। क्लियर है? पूरा हाँ सर। सर। और कंपनीज एक्ट में प्रोविजन किस में बताए गए हैं? इसमें ना देखो यहाँ तक पढ़ना। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन किस में बताए गए हैं? सेक्शन 230 से लेकर 240 तक में बताए गए। 40 तक आप बता दो, आपको ये अच्छे समझ आए कि नहीं आया? आ गया सर। चैप्टर में कोई समस्या है क्या, ये बताओ पहले तो। अभी नहीं तक सर। अच्छे समझ आया कि नहीं? अब इसके क्या होते हैं हाँ। मेन प्रोविजन, यहाँ से चालू होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोविजन हम करते हैं सेक्शन 230 का। किसका? 231। सेक्शन 230 ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन कराना है, जैसे आपके लिए अरेंजमेंट वर्ड यूज होगा ना कहीं, तो अरेंजमेंट का मतलब याद रखना, आप मर्जर करवाने वाले हो या तो अमालगमेशन करवाने वाले हो। क्या करवाने वाले हो? मर्जर या अमालगमेशन। आप करवाने वाले हो, उसको अरेंजमेंट बोलते हैं। तो सवाल ये है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी से अरेंजमेंट कौन करवा के देगा? ठीक है। तो बेसिकली इसमें यह माना जाता है कि अगर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो रहा है कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच या कंपनी और उसके मेंबर के बीच, तो जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कौन? एनसीएलटी। आपने इसका नाम पहले सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। हाँ सर। एनसीएलटी जो है बेसिकली वो कंपनी के एप्लीकेशन पर या कंपनी के क्रेडिटर के एप्लीकेशन पर या मेंबर के एप्लीकेशन पर, ठीक है, पहले 3 पॉइंट समझ लो, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का ऑर्डर दे सकता है। अब सवाल ये है कि आप इतना तो सुन लिए लेकिन आपको इसका डिटेल में मतलब अभी भी नहीं पता है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या है ना? तो पहले उसकी डिटेलिंग समझ लो तो चीज आपको आगे अच्छे समझ आएगी, वरना सिर के ऊपर से जाने वाला है ना? तो एक बात बताओ, कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रो करना। हाँ, क्या होता है कॉम्प्रो करना? मेल मिलाप कर लेना। मतलब किसी के साथ। मेल मिलाप? मतलब उस टाइप का सर, मतलब कि अपने आप कुछ चीज में एडजस्ट कर लेना, वैसा कुछ। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा एक बात बताओ, मैरिज जो है, शादी, शादी समझते हो? कॉम्प्रोमाइज है सर। अरेंजमेंट है बाबा, अरेंजमेंट है, शादी है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैरिज क्या है? एक अरेंजमेंट है जहां पर दो फैमिलीज होती है, एक ब्राइड की फैमिली होती है और एक ग्रूम की फैमिली होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट लगती है। एक्चुअल में ब्राइड क्या होगी, विदा होके किसके घर आने वाली है? ग्रूम। अक्सर तो यही होता है समाज में। अब अलग घर दे दे तो अलग बात है कि नहीं? हाँ। है ना? तो आप इसको क्या टर्म दोगे, मर्जर बोलोगे क्या अमालगमेशन बोलोगे? मर्जर। मर्जर। तो यहाँ पर जो उठा पटक होगी वो ब्राइड के घर में ज्यादा होगी कि शादी करे ना करे कैसे। उठा पटक मतलब होता है बेसिकली कि अरेंजमेंट भी तो करके देना होगा ना, कि भाई जा रही है हमारी जो बेटी है तो उसकी सारी व्यवस्था करके देना होगा। अच्छा, शादी के लिए तैयार है भी कि नहीं ये देखना होगा। सही बात है गलत बात है? आप ये जो कर रहे हो आप अरेंजमेंट कर रहे हो। अब उसमें भी घर में कुछ लोग होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, चाचा जी, फूफा जी, ये सब बुरा मान जाते हैं, जीजा जी। गलत बोल रहा हूँ? नहीं। हाँ, तो ये लोग अलग से मुंह फुला देते हैं, तो इनको मनाना भी पड़ता है। तो मनाना पड़ता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा?
कॉम्प्रोमाइज। तो अब इसको तुम कंपनी के पर्सपेक्टिव में डालो, तो जैसे ए लिमिटेड है, उसको अगर मुझे मर्ज करना है आज की डेट में बी लिमिटेड में, तो यहाँ पे भी तो ऐसे चाचा या फूफा होंगे ना जो परेशान करेंगे, नहीं करेंगे? तो पहले इनके साथ आपको क्या करना होगा? कॉम्प्रोमाइज। ठीक? और उसके बाद फिर आपका क्या होगा दूसरी कंपनी के साथ? अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट होगा? आपकी एसेट एंड लायबिलिटी उसमें चली जाएगी। तो कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हर बार कोई बुरा मान जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज अरेंजमेंट से काम चल जाता है। कितना क्लियर है? पूरा। तो यहाँ पर ये बुरा मानने वाले लोग कौन है? कंसेंट लेना किससे? हमको। तो अगर आपकी कंपनी में डेप्थ है या कर्जा है, तो भाई आप क्रेडिटर से पूछे बिना तो मर्ज हो नहीं सकते, तो आपको अरेंजमेंट रखना होगा और कॉम्प्रोमाइज करवाना होगा किसके बीच? कंपनी और उसके क्रेडिटर। जिम्मेदारी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर जैसे है। आपकी कंपनी जब मर्ज होगी, तो आज तक वो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, अब जब मर्ज हो जाएगी तो किसके शेयर होल्डर हो जाएंगे? बी लिमिटेड। आपको क्या करना होगा? एक अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज करवाना होगा किसके बीच? कंपनी और उसके मेंबर्स। आप बताओ ये कहानी कितनी समझ आई? सर तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा ना वो भी इसमें? बता रहा हूँ। तो जैसे आप सपोज करो ए लिमिटेड मर्ज हो रही है बी लिमिटेड में, तो सारा झंझट कहाँ है? बी लिमिटेड को है कि ए लिमिटेड को है? ये बताओ पहले तो। ए लिमिटेड को। ए लिमिटेड को, एकदम सही बात है। ए लिमिटेड को इसलिए है क्योंकि ये खत्म हो रही है, बी लिमिटेड तो वैसी की वैसी है ना? समझ आ रही है मेरी बात? तो ए लिमिटेड के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये जब जनरल मीटिंग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? जनरल मीटिंग बुलाते हैं, तो इसका एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट रहे। कितने मेंबर प्रेजेंट रहे? 3/4 प्रेजेंट रहने की बात करो, क्राउड में दिखे, और ये 3/4 मेंबर 50% से ज्यादा वोटिंग करें। जैसे 100 लोग हैं तो 100 में से 75 प्रेजेंट होने चाहिए, तो 3/4 हो गए। इतने क्या होने चाहिए? कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए। और ये जो प्रेजेंट है उसमें से 50% से ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हो, मतलब करीबन 40 लोग क्या कर रहे हो इस चीज पे? कंसेंट कर रहे हैं, तब जाके डिसीजन मेकिंग होगी, वरना नहीं होगी। आपको ये दोनों ही क्राइटेरिया याद रखना है। कितने लोग आने चाहिए मीटिंग में? 3/4। और उसमें से कंसेंट कितने लोग देने चाहिए? कम से कम 50% से ज्यादा। अगर ये मर्जर अप्रूव होता है तो हम ये डायरेक्टली जनरल मीटिंग नहीं बुलाते, हम क्या करते हैं? पहले एप्लीकेशन देते हैं। क्या देते हैं? एप्लीकेशन। हम का मतलब होता है कंपनी के मेंबर्स दे सकते हैं, अगर कई बार जरूरत पड़ी तो क्रेडिटर्स भी दे सकते हैं कि अरे ये मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, पहले इसकी मीटिंग बुला लो। तो हम देते हैं एनसीएलटी को। किसको एप्लीकेशन देते हैं? एनसीएलटी नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल है, जो रेगुलेटर है कंपनीज एक्ट में, वो सारी कंपनियों को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो एनसीएलटी में जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो ये हमारी मीटिंग ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर करता है? मीटिंग। फिर हमारी मीटिंग होती है, तो आप जानते हो मीटिंग में कितने लोग का आना जरूरी है? तो 3/4 प्रेजेंस में होने चाहिए और 50% कंसेंट होनी चाहिए। फिर आप मीटिंग का डिसीजन जो है वो एनसीएलटी को बता दो। एनसीएलटी को डिसीजन दोगे तो फिर वो ऑर्डर पास करेगा कि आपकी कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन होना चाहिए कि नहीं। तो मतलब ये जो बॉडी है एनसीएलटी, इसका बहुत अहम रोल होता है मर्जर अमालगमेशन में। ये बात समझ आई आपको? आपको पहले अप्लाई किसके पास करना होगा? एनसीएलटी। वो ऑर्डर करेगा आपकी मीटिंग का कि आप अपनी कंपनी में मीटिंग कर दो, फिर डिसीजन लेके एनसीएलटी को बताओ, तब वो ऑर्डर पास करता है। क्या ऑर्डर पास करता है? कि आपका मर्जर अमालगमेशन होना चाहिए कि नहीं। आपको अभी तक कितनी कहानी समझ आई ये बताओ? कंफ्यूजन हुआ क्या हल्का सा भी? नहीं। श्योर हो? आपकी कंपनी के मेंबर और क्रेडिटर दोनों को कहा गया है कि भाई आपको थोड़ा भी दिक्कत हो या आपको लग रहा है मर्जर अमालगमेशन में, तो आप सबसे पहले एनसीएलटी जाओ। एनसीएलटी मीटिंग का ऑर्डर देगा, उस दिन मीटिंग करना, फिर डिसीजन लेना। आप अपने डिसीजन को जब एनसीएलटी को बताओगे तो वो ऑर्डर करेगा।
कि मर्जर अमालगमेशन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। परफेक्ट जी। Hmm. अब ये पढ़ के देखो, अब आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं? ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर मीटिंग ऑफ मेंबर और क्रेडिटर, लाइन समझ आई? तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होने वाला है, किसके बीच होने वाला है? कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच। और एनी क्लास ऑफ देम का मतलब होता है कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर, जैसे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, है ना? बिटवीन मेंबर कंपनी एंड इट्स मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम। एनी क्लास ऑफ देम मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सही बात है। The tribunal may on the application of company, अगर कंपनी अप्लाई करे, और any creditor और any member, और in case the company which is being wound up, आपकी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही थी, कहीं से मर्जर का ऑफर आ गया है, तो वाइंडिंग अप के समय जो ऑफिशियल पर्सन होता है, एसेट बिकवाता रहता है, वो होता है लिक्विडेटर। कौन? Liquidator. इनके एप्लीकेशन पे आपकी जो मीटिंग होती है उसको ऑर्डर किया जा सकता है। कौन ऑर्डर करता है? एनसीएलटी ऑर्डर करता है कि जाओ मेंबर्स के साथ अपना अरेंजमेंट कर दो, क्रेडिटर्स के साथ अपना अरेंजमेंट कर दो। पहले बोलो, इतनी कहानी समझ आई कि नहीं आई? फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या मेरे को? सही, लास्ट पॉइंट करो ना, कौन सा? ये लिक्विडेटर वाला। ए लिमिटेड नाम की कंपनी थी, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में चल रही थी, मतलब इसकी एसेट बेची जा रही थी और लायबिलिटी क्या की जा रही थी? पे की जा रही थी। करवाने वाला जो पर्सन था लिक्विडेटर, उसका नाम था भुवन। कौन? वो एसेट बिकवा रहा था, लायबिलिटी पे करवा रहा था। अचानक से इस कंपनी को ऑफर आ गया कि वाइंडिंग अप मत कराओ, एक दूसरी कंपनी बी लिमिटेड, उसमें मर्ज हो जाओ। क्या हो जाओ? मर्ज। मतलब आप अपने घर को मत बंद करो, अपने घर का सारा सामान हमारी कंपनी में डाल दो। तो यहाँ पर अभी ऑफिशियल पर्सन जो है वो लिक्विडेटर है, वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालेगा कि कंपनी के मर्जर का एक ऑफर आया है, हम मर्ज होना चाहते हैं, उसलिए मेंबर से पूछना चाहते हैं। तो एनसीएलटी सर प्लीज एक मीटिंग बुलवा दो। कितना क्लियर है? हाँ सर, हो गया। अच्छे से समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बताओ मेरे को। आगे अच्छे से। आ गया सर। मन में, जीवन में कोई समस्या तो नहीं इसको लेकर? नहीं सर। ईमानदारी से बोलो। नहीं सर। हाँ सर, नहीं प्योर हो? तो इतना पढ़ो, शाम को इसके आगे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ शाम को ओके इसके सर। आगे करेंगे, इतना पढ़ के रखना। कहानी तो अभी तक समझ आ गई ना क्या हो रहा है? हाँ यस सर। सर। अच्छे से। तो हाँ इसको सर। शाम को हाँ करेंगे, सर। ठीक है? 5:30 बजे ओके। शार्प। हाँ। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। सर।